Hello friends, today we are going to learn about something a new topic और न्यू concept जहाँ से हमारा बाकी था कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट मैंने लास्ट टॉपिक में कंप्लीट करवाया था लास्ट लेक्चर में। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट जो टर्म्स आपको दिए हुए हैं वो सब आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला टर्म आपको यहाँ दिया हुआ है दैट इज़ अ सॉल्वेंट। इफ़ अ पर्सनस असेट्स आर मोर देन द लायबिलिटी, कभी भी बिजनेस में किसी भी पर्सन की असेट्स उसकी लायबिलिटी से ज़्यादा है, यानी ही इज़ इन अ पोजिशन टू पे ऑफ हिज लायबिलिटी, यानी उसके पास जितनी लायबिलिटी उसके पास उससे ज़्यादा उसकी असेट्स है, तो तब वो उस पोजीशन में हो कि अपनी जो भी उसका कर्ज है वो चुका सकता है, तब उस पर्सन को हम लोग सॉल्वेंट पार्टनर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा भी है सॉल्वेंट पार्टनर इज़ अ फाइनेंशियली साउंड, इट इज़ पोजिशन टू पे ऑफ ऑल इज डेब्ट। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सनस टोटल असेट्स अगर आ रही है 50 लैक्स एंड द टोटल डेप्ट, उसका जो टोटल उन्होंने डेप्ट लिया है, लोन लिया है, वो 30 लाख का है। तो आप समझ सकते हो कि उसने 50 लाख उसके पास असेट्स का है और 30 लाख का लोन लिया है, तो डेफिनेटली उसके पास 20 लैक्स ज़्यादा है, तो ही इज़ इन अ पोजिशन टू पे ऑफ ऑल इज लायबिलिटी। तो इस पर्सन को हम लोग यहाँ बोलेंगे सॉल्वेंट पार्टनर। इसका ऑपोजिट होता है इंसॉल्वेंट पार्टनर। इंसॉल्वेंट पार्टनर में अ पर्सन हुज लायबिलिटी, यहाँ पे रिवर्स है, जिस पर्सन की लायबिलिटी उसकी असेट से ज़्यादा है उसको हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंट पार्टनर। सच पर्सन लायबिलिटी आर मोर देन द असेट्स। यहाँ पे वही क्वेश्चन को देखो उल्टा पूछा है। अ पर्सन टोटल असेट्स प्रॉपर्टी हैज़ बीन कैलकुलेटेड 20 लैक्स। अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी 20 लैक्स है और टोटल डेप्ट उसका 50 लाख का है, यानी 20 लाख की प्रॉपर्टी और 50 लाख का लोन लिया है, तो आप समझ सकते हो कि अगर लोन उसको पे करने को आए तो उसके पास असेट्स उतनी सफिशिएंट नहीं कि वो अपनी लायबिलिटी पे कर पाएगा, तो ही इज़ नॉट फाइनेंशियली साउंड। दैट्स वाई उस पर्सन को हम लोग बोलेंगे इंसॉल्वेंट पार्टनर। नेक्स्ट आपका जो टर्म है दैट इज़ अकाउंटिंग ईयर। अब इन द बेसिकली हम लोग अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का होता है। इट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ फॉर विच अकाउंट आर मेंटेन एंड क्लोज बाय द प्रोप्राइटर। 12 महीने के लिए हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और एवरी ईयर्स के एंड में हम लोग उसको क्लोज करके फाइंड करते हैं कि इस साल हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो प्रोप्राइटर जो होता है दैट इज़ अ ओनर, वो 12 महीने का अकाउंट मेंटेन करके रखता है। अर्लियर द प्रोप्राइटर वॉज फॉलोड बाय द अकाउंटिंग ईयर। पहले वो कैलेंडर ईयर भी फॉलो करते थे, मतलब कुछ कुछ बिजनेस में ऐसे थे जो 1 जैन से 31 दिसंबर तक का कैलेंडर ईयर फॉलो करते थे। बट नाउ अ फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है, जो आपको अकाउंट में याद रखना है कि वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फिर वहाँ लिखा है बट नाउ फॉर इनकम टैक्स पर्पज अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सो ये आपका अकाउंटिंग ईयर आपको याद रखना है। अब कैलेंडर ईयर नहीं होता है कि 1 जन से 31 दिसंबर, तो आपकी बुक में आपको ये याद रखना है कि आपका अकाउंटिंग ईयर होता है अप्रैल से मार्च तक। तो इसी ईयर के लिए हम लोग हमारा ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, जो आपको लास्ट चैप्टर है फाइनल अकाउंट, वहाँ हम लोग प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग कंसर्न। अब ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है और नॉट फॉर ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग का मतलब यही है कि बिजनेस कंसर्न एस्टैब्लिशिंग विथ ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड इज नोन एज ट्रेडिंग कंसर्न। यानी जो बिजनेस जो एस्टैब्लिश होता है उसका मेन ऑब्जेक्ट ही क्या है, प्रॉफिट कमाना। कैसे प्रॉफिट कमाना, तो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करके, तब उस बिजनेस को हम लोग बोलेंगे ट्रेडिंग कंसर्न। मतलब वहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है फॉर द प्राइमरी मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एट दैट टाइम दैट बिजनेस और दैट इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलेंगे ट्रेडिंग कंसर्न। इट इज़ कॉल्ड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी इसको बोलते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मतलब इसका रिवर्स, इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन नॉट एस्टैब्लिश फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट फॉर रेंडरिंग सर्विस। ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना है कि प्रॉफिट नहीं कमाना है ऑर्गेनाइजेशन को, ये ऑर्गेनाइजेशन बना है फॉर रेंडरिंग सर्विस टू द सोसाइटी, कि सोसाइटी के लोगों को सर्विस मिले, उनका हेल्प हो, इसके लिए इस इंस्टीट्यूट को, ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग एनजीओ भी बोल सकते हैं, नॉट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉर्मली सर्विस टू द सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं। एनी ऑर्गेनाइजेशन मे बी फॉर्म फॉर प्रमोटिंग और यूजफुल ऑब्जेक्ट लाइक जैसे आर्ट्स है, साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, चैरिटी, प्रोफेशन, ऐसे सब होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट को नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। फॉर एग्जांपल स्कूल हो गया, एडेड गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हो गए, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं,
दिस आर ऑल नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। उनका मेन ऑब्जेक्ट, प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? दे वॉन्ट्स टू प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी रेदर देन द अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट वो कमाते हैं बट उस उनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रहता है। नेक्स्ट जो आपको टर्म दिया है यहाँ पे वो है आपका गुडविल। Goodwill may be described as an aggregate of those intangible attributes of business which contribute to the superior earning capacity over a normal return of investment। इतना लंबा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल लॉजिक बताता हूँ। गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो रेपुटेशन होता है, नाम होता है, उसी को हम लोग अकाउंटिंग टर्म में गुडविल बोलते हैं। इट मे राइज from such a attributes and favorable location, the ability and the skill of employee and management, quality of its product and service। ये बहुत सालों तक बिजनेस जब सस्टेनेबल रहता है, बिजनेस जब अपना काम अच्छे से करता है, तब बिजनेस का एक ब्रांड नेम बनता है। जब वो क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस देता है कस्टमर को, तब उनका एक गुडविल, रेपुटेशन मार्केट में बनता है। तो देखो, गुडविल इज़ द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। तो गुडविल एक रेपुटेशन है बिजनेस का जिसको हम लोग मनी टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। गुडविल होता है इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल का मतलब ये है कि जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, आप उसको सिर्फ फील कर सकते हो। तो इंटेंजिबल मतलब सिर्फ आप उसको फील कर सकते हो। गुडविल इज़ अ इंटेंजिबल असेट। ऐसे आपकी बुक में 3-4 और भी है, जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। दिस आर ऑल इंटेंजिबल असेट्स जिसको आप देख नहीं सकोगे, सिर्फ फील कर सकोगे। और टेंजिबल मतलब वो जिसको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। जैसे आपका मशीनरी हो गया, मोटर कार हो गया, ये सब टेंजिबल असेट्स काउंट होते हैं। नेक्स्ट आपका जो टर्म है दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस आप समझ सकते हो। प्रॉफिट मीन्स आपको जो नफ़ा होता है बिजनेस में वो। व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। जब आपका सेलिंग प्राइस, आप जो प्राइस पे मार्केट में उस चीज़ को बेचते हो, वो प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस है, मतलब जो बनाने का प्राइस है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो प्रोडक्ट के कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो नेचुरली आपको वहाँ प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, 5 रुपये का उनका पेन बनता है और वही पेन वो लोग 8 रुपये में बेच रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि सेलिंग प्राइस उसका 8 रुपीज़ है, जबकि वो पेन उसके पास बनता है 5 रुपीज़ में। तो डेफिनेटली द 3 रुपीज़ पर पेन इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस। प्रॉफिट से बिजनेस का कैपिटल बढ़ता है, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ऐड अप हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा बिजनेस का कैपिटल भी बढ़ेगा। तो हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि दे वांट्स टू अर्न प्रॉफिट। इफ अ गुड आर सोल्ड फॉर 50,000, ऑल एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड टू 30,000। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गुड्स बेचा है 50,000 में, और आपको गुड्स को वहाँ तक कॉस्ट जो लगता है वो 30,000 का उसके ऊपर आपका एक्सपेंस है। डेफिनेटली आप बोलोगे सर 50 माइनस 30 डेट कम्स टू 20,000 का आपको प्रॉफिट है। वैसे ही इसका अपोजिट होता है, दैट इज लॉस। व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। जब आपका कॉस्ट प्राइस मतलब जो प्राइस में आपको गुड्स बना है वो प्राइस आपका सेलिंग प्राइस से कम है, तब हम लोग बोलेंगे लॉस। डिक्रीज, इससे क्या होगा, कैपिटल का वैल्यू आपका कम होता है। जैसे कि इफ़ गुड्स आर सोल्ड फॉर 50,000, आपने गुड्स 50,000 में बेचा है, लेकिन ऑल एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड टू 60, लेकिन उस गुड्स के ऊपर आपका खर्चा हुआ है 60,000 का। तो यानी कि वो गुड्स आपको 60 में पड़ा है बट आप बेच रहे हो 50 में, तो तब आपको 10,000 का लॉस आपको बेयर करना पड़ रहा है। जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा तब होगा लॉस, और जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तब होगा प्रॉफिट। नेक्स्ट इज इनकम। इनकम को इट इज़ अ रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये एक टाइप का रेवेन्यू है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन से जनरेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस का इनकम। इट इज़ अमाउंट रिसीवेबल और रियलाइज, यानी ये पैसा वो है जो रिसीवेबल है, अभी तक मिला नहीं, मिलने वाला है या मिल चुका है। ये सभी पैसे को हम लोग बोलेंगे बिजनेस में इनकम। एंड अर्निंग फ्रॉम द इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन। किसी से भी आपको बिजनेस में इनकम हो रहा है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है शेयर्स का, या कमीशन आ रहा है, ये सब चीज़ों का आप अगर देखोगे तो ये आपका इनकम में काउंट होता है। रेवेन्यू, इट इज़ अ इनकम दैट अ बिजनेस हैज़ फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़, यूजुअली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। रेवेन्यू मतलब यहाँ देखो, रेवेन्यू का मतलब है इट इज़ अ इनकम दैट बिजनेस हैज़ फ्रॉम द नॉर्मल, जो बिजनेस अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ से जनरेट होता है उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू।
तो थोड़ा ध्यान रखना, इनकम में आपका सारा रेवेन्यू जो आप बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स करते हो और उसमें से जनरेट होता है, वो सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं इनकम। यानी बिजनेस के अलावा आपका कहीं शेयर्स है उसमें से डिविडेंड मिला, आपको कहीं कमीशन मिला, वो सब भी इनकम में काउंट होगा। लेकिन रेवेन्यू का मतलब यही प्योर आपका जो बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है वहाँ से जो पैसे आते हैं गुड्स और सर्विस को बाइंग सेलिंग से, वही पैसे को हम लोग काउंट करेंगे रेवेन्यू में। नेक्स्ट टर्म आपको दिया है असेट्स एंड लायबिलिटी एंड नेटवर्थ। असेट्स मीन्स एनी फिजिकल थिंग्स और राइट ओन दैट अ मैंडेटरी मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड द असेट्स। असेट्स मीन्स अगर हम लोग बोले तो प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, वेल्थ ऑफ अ बिजनेस, असेट्स होता है बिजनेस प्रॉपर्टी। तो ओनरशिप ऑफ असेट्स मस्ट बी विथ अ बिजनेस। इसका ओनरशिप बिजनेस के नाम पे होता है, जैसे कि बिजनेस का कोई लैंड है, गुडविल है, पेटेंट, कंप्यूटर, ये सब बिजनेस के असेट्स है। असेट्स के अंदर तीन टाइप की असेट्स हमारी होती है। एक होती है फिक्स असेट्स जिसको नॉन करंट असेट भी बोला जाता है, दूसरा होता है करंट असेट्स और तीसरा होता है फिक्टिशियस असेट्स। तो फिक्स असेट्स कौन सी है? तो असेट्स विच हैव लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जो असेट्स का बेनिफिट हमें बहुत सालों तक मिलने वाला है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, 5 साल 10 साल, तब उस असेट्स को हम लोग बोलते हैं फिक्स असेट्स। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, गुडविल हो गया, दिस आर ऑल फिक्स असेट्स। सेकेंड जो होता है करंट असेट्स, असेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग ईयर कैन बी कन्वर्ट इन टू कैश वेरी इजीली, कॉल करंट असेट। जो आपके करंट ईयर के लिए ही जनरेट हुआ है, जो आप तुरंत ही जब चाहिए तब आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसी सारी असेट्स को हम लोग बोलते हैं करंट असेट्स। जैसे कि आपके डेटर्स हो गए, आपका बिल्स रिसीवेबल हो गया, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक, स्टॉक। डेटर आपको मैंने आगे बताया था कि जिसके पास से आपको पैसा लेना बाकी है। बिल्स रिसीवेबल मतलब क्या, जो डेटर है वही आपको बोलता है कि भाई मैं 2 महीने 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा, तो वो बिल बना के देता है, तब वो बिल को हमारे लिए, वो बिल आने वाला है हमारे पास, तो वो हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल। वैसे ही कैश इन हैंड मतलब आपके पास कैश कितना है, कैश एट बैंक मतलब आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा है, स्टॉक, ये सब करंट असेट जिसको आप चाहिए तब आपको उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको हम लोग बोलेंगे करंट असेट। नेक्स्ट इज फिक्टिशियस असेट। दिस असेट्स आर नॉट रिप्रेजेंट बाय द टेंजिबल पोजीशन और प्रॉपर्टी, दे आर इमेजनरी असेट बट डू नॉट हैव एनी रिलायबल वैल्यू। ये असेट्स आपको रिप्रेजेंट अ टेंजिबल पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, यहाँ पे कोई भी टेंजिबल पोजीशन वो रिप्रेजेंट करता नहीं है, ये सिर्फ इमेजनरी असेट्स है। एंड बट डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल, मतलब उसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू भी आपको मिलने वाला नहीं है। जैसे कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे आप कोई एक्सपेंडिचर करते हो डिफर्ड पर्पस की, डिफर्ड रेवेन्यू मतलब जैसे हम लोग ने आगे ये एक्सपेंस का देखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 4 ईयर्स, तो आपने 4 ईयर्स का पे करे तो आपको सिर्फ करंट ईयर का ही पे करना था, तो एक्स्ट्रा जो आपने पे किया है उसको हम लोग बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये जो 3 साल का आपने एक्स्ट्रा पे किया है वो आपकी बन जाएगी असेट्स, क्योंकि उसका बेनिफिट हमें आने वाले 3 साल तक मिलने वाला है, तब उस असेट्स को हम लोग बोलेंगे फिक्टिशियस असेट। इसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू होता नहीं है, आप 2 साल के बाद एडवर्टाइजमेंट बेच नहीं सकते कि भाई 2 साल का बाकी मुझे उसका पैसा दे दो, इट कैन नॉट बी रियलाइज, दैट्स वाई इसको बोलते हैं फिक्टिशियस असेट्स। नेक्स्ट इज अवर लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब असेट्स का उल्टा, असेट्स मैंने बोला बिजनेस का जो प्रॉपर्टी है वो, लायबिलिटी मतलब बिजनेस ने जो कर्ज लिया हुआ है कहीं और से, इट इज़ अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर, मतलब ये पैसा बिजनेस को किसी और को पे करना है, तब उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। इट इज़ अ डेप्ट और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द बिजनेस। यहाँ बिजनेस ने जो बेनिफिट लिया था उसके अगेंस्ट उसको जो पैसा देना बाकी है, उस पैसे को हम लोग बोलेंगे लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। जैसे कि बिजनेस ने कोई लोन लिया हुआ है, लोन टेकन, क्रेडिटर से जिनके पास से आपने कोई गुड्स उधार में खरीदा है, बैंक ओवरड्राफ्ट, जब बैंक के पास ने आपने लोन के फॉर्म में ओवरड्राफ्ट किया है, तो बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट दोनों सेम अमाउंट, लेकिन शॉर्ट टर्म होता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, जब भी वो लॉन्ग टर्म होगा तब बैंक लोन कन्वर्ट हो जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया कोई भी, तो वो सब आपकी लायबिलिटीज है। अब लायबिलिटी में भी दो टाइप की लायबिलिटी है, एक है फिक्स लायबिलिटी और दूसरा होता है करंट लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी मीन्स वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड इन द बिजनेस इज अ फिक्स लायबिलिटी।
बिजनेस का सबसे बड़ा सोर्स जहाँ से फंड जनरेट होते हैं वो होता है फिक्स लायबिलिटी, जहाँ पे अगर हम लोग इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, जहाँ के बिजनेस में जो बिजनेसमैन कैपिटल इन्वेस्ट करता है वो आता है। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जिसे हम लोग बोले कि कैपिटल हो गया, सिक्योर लोन हो गया, आपने कोई सिक्योर लोन इश्यू की हुई है, लॉन्ग टर्म लोन आपने लिया है बैंक के पास से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, ये सब आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो आपको तुरंत नहीं चुकानी है, आने वाले सालों में आपको चुकानी पड़ेगी। और करंट लायबिलिटी जो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होती है, दे आर पेएबल विथ इन अ ईयर, जो आपको एक साल में वापस चुकानी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट लायबिलिटी। जैसे कि करंट लायबिलिटी अराइज इन अ रेगुलर करंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के रेगुलर बिजनेस में जो लायबिलिटी क्रिएट होती है दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। दिस लायबिलिटी आर नॉट नॉर्मली सिक्योर्ड, ये नॉर्मली सिक्योर्ड लायबिलिटी होती नहीं है, ये अनसिक्योर्ड होती है। जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेएबल हो गया, ये सब होगा हमारा करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट है नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी कैपिटल। अब द अमाउंट और अ फंड प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस, इसको हम लोग बोलते थे कैपिटल। उसी को एज वेल एज टैक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटी को भी हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल का ही दूसरा नाम है नेटवर्थ। नेटवर्थ इंक्लूड कैपिटल एंड रिजर्व। नेटवर्थ के अंदर क्या इंक्लूड होता है, कैपिटल और कंपनी का कोई रिजर्व है वो दोनों उसके अंदर इंक्लूड रहता है। कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड, कैपिटल कैश या काइंड में दोनों में से, मतलब कैश में भी वो कैपिटल ला सकता है या तो असेट्स के फॉर्म में भी कैपिटल ला सकता है। तो देखो कैपिटल नेटवर्थ इक्वल्स टू ओनर्स इक्विटी, या तो उसको कैपिटल भी बोला जाता है। ओनर्स इक्विटी इक्वल्स जो आप ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल अगर फाइंड करना है, और टोटल इक्विटी असेट्स जो होगा कंपनी का उसमें टोटल क्रेडिटर्स इक्विटी यानी कि लायबिलिटी माइनस कर। तो हम लोग ने ये फॉर्मूला पहले भी देखा था, कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटी, तो आपको नेटवर्थ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपके जो मैंने टर्म्स बताए हैं, यहाँ आपके सारे टर्म्स तो फिनिश हो गए। उसका एक इक्वेशन जो मैंने अभी आपको बोला वो इक्वेशन बना के आपको बताना है मुझे। तो यहाँ देखो, इफ़ अ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज़ 4 लाख, बिजनेस का कैपिटल 4 लाख का है, क्रेडिटर्स आपके पास 2 लाख के हैं, तो देन आपकी टोटल असेट्स कितनी हुई। तो अभी हम लोग ने जो फॉर्मूला बोला कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटी, उसी फॉर्मूले को आप इंटरचेंज करोगे तो असेट्स का फॉर्मूला आपका बनेगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एक ही फॉर्मूले से आपके 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। तो असेट्स फाइंड करना है तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल कर दो, यानी कि 4 लाख प्लस 2 लाख, यानी आपका टोटल असेट्स आ जाएगा 6 लाख का। वैसे ही इक्वेशन में थोड़ा चेंज करता हूँ, आपको असेट्स 1,50,000 दिया हुआ है और लायबिलिटी दिया है 50,000, तो क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटी इक्विटी लायबिलिटी कितना, तो क्रेडिटर्स इक्विटी लायबिलिटी का फॉर्मूला बनेगा आपका असेट्स माइनस कैपिटल। तो असेट्स यहाँ पे कितना था, तो ये क्वेश्चन में बेटा थोड़ा मिस्टेक्स है, इसको थोड़ा आपको अरेंज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, यू हैव टू फाइंड द कैपिटल कितना है वो फाइंड करना है। कैपिटल फाइंड करने के लिए यहाँ थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। कैपिटल का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो असेट्स आपकी 1,50,000 माइनस लायबिलिटी आपकी 50, तो आपका कैपिटल आएगा 1 लाख। थोड़ा ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पे आपको लिखना है पहले तो फॉर्मूला, क्वेश्चन में भी मिस्टेक है, यू रिक्वायर टू फाइंड कैपिटल आपको फाइंड करना है। टोटल असेट्स आपको 1,50,000 दिया हुआ है, आउटसाइड लायबिलिटी आपको 50,000 दिया है, एंड द क्रेडिटर इक्विटी लायबिलिटी वो लिखा है ना, उसकी जगह आपको क्या लिखना है वहाँ पे कैपिटल फाइंड करना है। कैपिटल के लिए फॉर्मूला बनेगा असेट्स माइनस लायबिलिटी, तो 1,50,000 माइनस 50,000, तो आपका कैपिटल बन जाएगा 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ थोड़ा करेक्शन है टेक्स्ट बुक में। थर्ड जो दिया, इफ़ अ टोटल असेट्स ऑफ बिजनेस इज 5 लाख, अगर बिजनेस की टोटल असेट 5 लाख की है और आउटसाइड लायबिलिटी 2 लाख की है, तो ओनर्स की इक्विटी यानी कैपिटल कितना होगा, तो अभी हम लोग ने फॉर्मूला देखा कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटी, तो 5 लाख माइनस 2 लाख, तो 3 लाख आपका बनेगा कैपिटल। अब जो हमारा लास्ट कंसेप्ट है जो मुझे सिखाना है आपको, वो है कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट मतलब क्या, अ लायबिलिटी विच मे अराइज इन द फ्यूचर, जो लायबिलिटी फ्यूचर में हो सकता है या हो नहीं भी सकता है, डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ करंट सर्टेन इवेंट इज कॉल्ड कंटीजेंट, जो शायद फ्यूचर में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसे लायबिलिटी को हम लोग बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। एज इट इज़ नॉट कन्फर्म और परफेक्ट लायबिलिटी, इट डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस। ये लायबिलिटी कन्फर्म नहीं है, परफेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट नहीं करती है। देयरफॉर इट इज़ नॉट शोन, इसकी वजह से लायबिलिटी
आपकी बैलेंस शीट में दिखेगी नहीं, बट इट इज़ शोन बाय द वे ऑफ फुट नोट ऑन द बैलेंस शीट। लेकिन ये बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट के फॉर्म में लिखा जाता है, सिंपल नोट। जैसे कि अ वर्कर मेक्स अ क्लेम फॉर कंपनसेशन ऑफ 5,000 अगेंस्ट द बिजनेस। अगर वर्कर कोई कंपनसेशन मांगता है 5,000 का बिजनेस के पास है, एंड डिडक्शन डिसीजन इज पेंडिंग इन द कोर्ट। अब उसको कंपनसेशन देना या नहीं देना वो तो कोर्ट में केस जाएगा। इट मे बी फ्यूचर लायबिलिटी, जो शायद फ्यूचर में कोर्ट, अगर उसने बोला कोर्ट ने कि हाँ देना पड़ेगा, तो वी विल गोइंग टू पे हिम। अगर कोर्ट ने बोला कंपनसेशन देने की ज़रूरत नहीं है तो नहीं भी देना पड़ेगा। इट मे बी फ्यूचर लायबिलिटी फॉर अ बिजनेस ऑन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। तो कोर्ट वर्डिक के ऊपर वो डिपेंड रहेगा कि कोर्ट क्या फैसला देती है, तब उस लायबिलिटी को हम लोग बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का पैसा आपको नीचे बैलेंस शीट के नीचे दिखाना होता है, बट इट इज़ नॉट योर करंट लायबिलिटी। या आज इस साल की लायबिलिटी हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग को लायबिलिटी में नहीं लिखना है, नीचे फुट नोट करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमारे जो सारे टर्म्स थे अकाउंट्स के वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। कल जो मैं इसके बाद का टॉपिक है अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन और प्रिंसिपल, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरा, मैंने जो आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि मैं आपको कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, तो वो मैंने आज नहीं दिखाया क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है। तो मैं कल आपको जब ये वीडियो लास्ट बनाऊँगा इसका फर्स्ट चैप्टर का, तब उसमें आपको ये बताऊँगा कि हाउ टू फाइंड कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, सो दैट यू विल गेट माय लेटेस्ट नोटिफिकेशन एज एंड व्हेन आई अपलोड द थिंग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।